हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए भाई, अब नया टॉपिक जो हमारा जो बोल्ट पे ही नए तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसेंट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे बोल्ट के, वो किस तरह से आते हैं। उसके लिए हमने पहले थोड़ा सा एक आसान सा क्वेश्चन लिया है। आसान मतलब थोड़ा समझने के पर्पज से कि एक क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा। इसके अंदर पूछा क्या हुआ, देखिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स इन द बोल्ट बी। ए बी सी डी आपको 4 बोल्ट दिए हुए हैं। एक आपका इसेंट्रिसिटी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। इसेंट्रिक कनेक्शन आपका है, यहाँ पे 4 बोल्ट दिए हुए हैं, फोर्स दिया हुआ है आपको, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं और आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर मैक्सिमम फोर्स जो बी के ऊपर आएगा वो कितना आएगा, वो कैलकुलेट करिए। तो देखो, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं इसेंट्रिसिटी पे बेस्ड, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आगे क्वेश्चंस जब करोगे तो क्लियर रहेगा। 2 तरह के फोर्सेस इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट फोर्स, मतलब ये जो इसेंट्रिसिटी को क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इसकी सेंट्रल, इसकी एक्सिस पे सीजी की लाइन पे ट्रांसफर करूंगा। ये जब ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, एक तो क्या होगा, यहाँ पे पी फोर्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, जो ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था। दूसरा, यहां पे जब देखूंगा मैं तो ये इतना इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट भी ऐड कर देगा, तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट भी यहां पे ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो वो मूवमेंट कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, P इंटू ई, जो P इंटू ई मतलब इसेंट्रिसिटी, जितनी इसकी इसेंट्रिसिटी है, जैसे यहाँ पे 300 mm है तो P इंटू 300, जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मूवमेंट ऐड हो जाएगा बेसिकली। अब ये ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा या फिर हमारा बेंडिंग मूवमेंट होगा, वो कैसे पता चलेगा। हमारे ये इन प्लेन इसेंट्रिसिटी है बेसिकली, बोल्ट का जो प्लेन है वो, ये बोल्टिंग जो की गई है ये इस प्लेन में की गई है जो कि बोर्ड के साथ में है, और जो हमारी लोडिंग भी कर रहे हैं हम, वो भी क्या कर रहे हैं, इसके प्लेन में ही कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे सपोज इस तरह से हमारा ये जो प्लेट कनेक्टेड है ये ऐसे है, बोल्टिंग भी हमने इसी प्लेन में ऐसे कर रखी है। तो यहाँ से जब मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ, मतलब ये इस तरह से लोड लगाऊंगा, तो ये क्या करेंगे, ये इसको इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्लेट तो इस तरह से बेंड होगी, ठीक है, लेकिन जो हमारे रिवेट्स हैं वो क्या करेंगे, अगर मैं इसको सपोज इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ ये, तो ये जब ये नीचे जाएंगे तो ये मेरा रिवेट था, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको रिवेट को, ये जब ये घूम रहा है, ये देखो ये ऐसे घूम रहा है, और रिवेट क्या कर रहा है, अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है। मेरा जो मार्कर है ये भी इस तरह से गोल गोल घूम रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तो ये मरोड़ी दे के इस तरह से क्या करते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं। बेंड कब होता, जब मेरा रिवेट इस तरह से घूमता, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारा इस तरह से इन प्लेन इसेंट्रिसिटी होती है, उसके अंदर हमारे रिवेट्स के अंदर या बोल्ट के अंदर क्या आते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा। तो ये इस तरह से घुमा रहा है, इसको मरोड़ी दे रहा है, ये जैसे चूड़ी टाइट करते हैं ना, जिस तरह से हम नट बोल्ट टाइट करते हैं उस तरह से घूम रहा है ये। तो ये तो यहाँ पे तो प्लेट तो बेंड हो रही है ये इस तरह से, लेकिन ये इसके बेंड होने की वजह से हमारा मार्कर भी क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये गोल गोल घूम रहा है मतलब ट्विस्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये कैसा होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ये क्या होगा, एम की जगह बेशक हम यहाँ पे टी शो कर सकते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो जब हम बोल्ट्स पे बात करेंगे तो स्ट्रेसेस कैसी आएंगी, एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगी इसी फोर्स की डायरेक्शन में, दूसरी ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आ जाएंगी हमारी, ठीक है। तो वो स्ट्रेसेस हमारे यहाँ पे कैसे नजर आएंगी, उनकी डायरेक्शन। सपोज जब मैं यहाँ पे एक सर्कुलर हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा किसी भी बोल्ट का, तो यहाँ पे इसको जब घुमाता हूँ, तो घुमाने के लिए जब सपोज मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, तो यहाँ पे फोर्स मेरे को इस तरह से देनी पड़ेगी, इधर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से, तभी ये इस तरह से गोल गोल घूमेगी ना। तो डायरेक्शन जब मैं चेक करता हूँ तो ये 90 डिग्री पे दिखती है हमें, रेडियल डिस्टेंस के 90 डिग्री पे। तो ये हमने कहीं पे भी देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो 90 डिग्री पे ये इस तरह से फोर्स हमें दिखेगी, ठीक है भाई। तो कहीं पर भी आप चेक करोगे तो रेडियस के 90 डिग्री पर ही, रेडियल डिस्टेंस के 90 डिग्री पे आपको फोर्स की डायरेक्शन दिख जाएगी। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको आगे दिक्कत भी ना हो, ठीक है। डिटेल में तो हम पूरा इसके थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे,
बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया मैंने। ये क्या होगी हमारी जो रोटेशनल मूवमेंट जो आ रहा था, बेसिकली ट्विस्टिंग मूवमेंट, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रही है, ये फोर्स जो है हमारा सपोज F2 से डिनोट कर दिया, डायरेक्ट जो आ रहा है वो F1 से कर दिया। तो F1 से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट P/A आ जाएगा हमारा, और F2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे P/E, ठीक है, इनटू में RI/समीशन ऑफ RI²। तो बेसिकली ये रेडियल डिस्टेंस पे वेरी करेगा यहाँ पे, ठीक है। डिराइव्ड फॉर्मूलाज हैं यार, मैंने डायरेक्टली लिखे हैं जस्ट। फिर इनका एक रिजल्टेंट भी काम करेगा कि ये नीचे कर रहा है, और ये नीचे का मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी कंप्रेसिव फोर्स लग रही होगी, और ये हमारा रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, तो इनका एक रिजल्टेंट वैल्यू तो आएगी ही। तो वो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे इनका वेक्टर सम किया जाता है, वेक्टर एडिशन, F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 cos थीटा। तो बेसिकली ये जो cos थीटा है, ये थीटा एंगल जो है, ये कौन सा एंगल होगा, इन F1 और F2 के बीच का एंगल होगा। सपोज मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ तो C पे F1 तो नीचे ही आएगा, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि ये नीचे की तरफ काम कर रहा है। F2 कहाँ पे काम करेगा, इसके रेडियस डिस्टेंस के, ये जो रेडियल डिस्टेंस है CG से देखेंगे तो रेडियल डिस्टेंस हमारा ये इस तरह से देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, लेकिन ये मूवमेंट कैसा दे रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये इस डायरेक्शन में ही होगा फोर्स हमारा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा। क्लियर। तो ये F2 हो गया, इन दोनों के बीच में ही कहीं मुझे क्या मिल रहा होगा, एक FR, ये चीज क्लियर। तो F1 और F2 के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, थीटा, इसको हमने थीटा एंगल बोला है। ज्योमेट्री के हिसाब से जब हम सॉल्व करते हैं तो यही एंगल हमारा थीटा निकल के आता है, ये एंगल आप थीटा बोल सकते हो। क्लियर। तो अब कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो आप, यहाँ पे कैलकुलेशन इसके बेसिस पे थीटा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब मैक्सिमम फोर्स की जब कैलकुलेशन करता हूँ तो किस पे डिपेंड होता है वो, या तो रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम हो, ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा आएगी वैल्यू, ये तो किस पे डिपेंड कर नहीं रहा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है नंबर ऑफ बोल्ट्स पे। या तो रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम हो या फिर थीटा की वैल्यू मिनिमम हो, ये दो कंडीशन जनरली हम फाइंड आउट करते हैं। इनके बेसिस पे सारा यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, डायरेक्शन चेक करेंगे। तो ये थोड़ी सी थ्योरी हमने समझ ली, नोट करनी है तो एक बार कर लीजिए, अदरवाइज करते हैं इसको सॉल्व। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, हमें कहाँ पे निकालना है, बोल्ट बी के ऊपर, ठीक है भाई, वैल्यू हमें निकालनी है बोल्ट बी के ऊपर। ये हमें दिया हुआ था C। तो सबसे पहले तो फोर्सेस लिख लेते हैं। एक तो F1 नीचे आ जाएगी, F2 कहाँ पे आएगी, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो इसके 90 डिग्री F2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इन दोनों के बीच में ये हमारा थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमें यहाँ पे एक F1 और F2 की डायरेक्शन पता चल गई। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आंसर सपोज शुरू करते हैं हम। तो F1 क्या होगा हमारा, P/N। P की वैल्यू यहाँ पे हमें कुछ दी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन टर्म्स ऑफ P ही आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे। तो N क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट्स, तो P/N कितने हैं, 1 2 3 4, तो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो F1 की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि F1 इतना आएगा। F2 कितना होगा अब यहाँ पे हमारा, F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, P/E/समीशन RI² इंटू RI, यही था हमारा फॉर्मूला। RI क्या है, रेडियल डिस्टेंस, यहां से हमारा रेडियल डिस्टेंस कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस ट्रायंगल की। सपोज ये हम ट्रायंगल ABCD तो हो चुका है, ये है हमारा सपोज पॉइंट E, OEB, ठीक है, इन ट्रायंगल OEB
इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो, आसानी हो जाए। ये बी पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पे ओ पॉइंट है, और ये पॉइंट है हमारा ई। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा आई होप। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली क्या दिया हुआ है हमें, क्या इस डिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है 240 हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है इनकी। ये भी 240 दिया हुआ है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 240 दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 240 का हाफ। देखो ये शायद मैंने मेंशन नहीं किया होगा, बट ये भी हमारा 240 दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस है ये भी 240 दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी 240 दिया हुआ है, इक्वल दे रखे हैं बेसिकली यहाँ पे हमें। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 का हाफ, मतलब 120। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या सेंटर पे लाई करेगा ना, सिमेट्रिक है क्योंकि, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 120 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये जो एंगल है ये थीटा, ये बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। हमें रेडियल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये थीटा से हम निकाल सकते हैं। रेडियल डिस्टेंस भी पहले आर निकालते हैं, थीटा की भी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आर क्या हो जाएगा हमारा, ये आर है, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पाइथागोरस से करते हैं 120 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, तो ये देखो कितना आता है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 120 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर 169.7 mm, ये हमारा आर आ गया। और बेसिकली रेडियल डिस्टेंस जब हम बात करेंगे तो सभी का क्या आ रहा है, यहाँ से सेम आ रहा है, क्योंकि सभी सेम डिस्टेंस पे सिमेट्रिक है। तो समीशन ऑफ आर आई स्क्वायर कितना आ जाएगा 169.7 का स्क्वायर इंटू 4, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख लेना 4 इंटू आर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, क्योंकि सबका आर स्क्वायर जो है वो हमने आर की वैल्यू पता कर ली, मतलब ये लिख देते हैं 4 इंटू 169.7 इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आती है 1151,1151,92.36 mm, समीशन ऑफ आर आई स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है समीशन ऑफ आर आई स्क्वायर। तो अब इनको पुट करते हैं यहाँ पे। इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी दी हुई है, इसेंट्रिसिटी 300 mm की दे रखी है भाई, क्लियर। तो देयरफॉर F2 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, देखो P इंटू 300 इंटू 169.7 अपॉन 115192.36। तो ये देखो कितनी आती है वैल्यू यहाँ से हमारी, 300 इंटू 169.7 डिवाइड बाय 115192.36, 0.44 यह आ रही है हमारी 0.44 P, ठीक है भाई। तो 0.44 P हमारी आ चुकी है। एफ आर कितनी आ जाएगी, अब रिजल्टेंट निकालनी है हमें, मैक्सिमम फोर्स तो यही आएगी ना। अब रिजल्टेंट को आप ऐड कर दो यहाँ पे, रिजल्टेंट में कॉस थीटा की भी वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 F2 की वैल्यू हमने निकाल ली, कॉस थीटा की नहीं पता, इस ट्रायंगल से सॉल्व कर लो। नाउ कॉस थीटा फ्रॉम ट्रायंगल, मैंने बताया था OEB, इस ट्रायंगल से हम अगर करते हैं तो F1 F2 के बीच का भी यही एंगल आएगा, आप वो देख लेना।
ज्योमेट्री सॉल्व करके। इतना यहाँ पे कैलकुलेशन अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो सारी चीज़ें थ्योरी का पार्ट है, वो हम प्रूव कर देते हैं। यहाँ से हमें पता है कि ये एंगल हमारा F1 F2 के बीच के एंगल के बराबर ही आएगा। तो कोस थीटा हमारा यहाँ से क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 120 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, R 169.7। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से देखो, 120 डिवाइड बाई 169.7, 0.707, 0.707। ठीक है भाई। थीटा वैसे भी यहाँ पे 45 ही आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके देखो कोई tan थीटा 45 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, tan 1 कब होता है 45 पे, तो वो देख लेना आप यहाँ पे। अब यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू पता चल गई, FR निकाल लेते हैं। देयरफॉर FR हमारा अब ये क्या है, P/4 इसका स्क्वायर प्लस 0.44 P F2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू P/4 इंटू 0.44 P इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या है 0.707। तो ये देखो अब कितना आ रहा है सॉल्व करके भाई, पी स्क्वायर की टर्म्स में आएगी सारी की सारी वैल्यूज। सॉल्व करिए एक बार पूरा का पूरा, देखो कितना आ रहा है। ये आएगा 1/4 16 प्लस पी बाहर निकाल लेना इजीली हो जाएगा, प्लस 0.44 का स्क्वायर प्लस पी, ये 2 कैंसिल हो गया, 2, चलो पूरा ही कर देते हैं इसको एज इट इज़, 2 इंटू 0.44 इंटू 0.707 डिवाइड बाई 4, 0.64 टाइम्स P, 0.64 P FR की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है। क्लियर, यही हमसे पूछा हुआ था। तो ये हमसे पूछा हुआ था कि भाई मैक्सिमम वैल्यू जो है कितनी आएगी, मैक्सिमम कितनी आएगी, रिजल्टेंट निकाल के बता दो। मैक्सिमम वैल्यू हम उस पर्टिकुलर बोल्ट पर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसने बोला हुआ है कि बोल्ट बी पे बताइए। अगर आपसे पूछा भी होता कि किस पे मैक्सिमम आएगी और उस पे कितनी आएगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रेडियल डिस्टेंस इस पे मैक्सिमम होगा और थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। वो बोल्ट आप चुनोगे और उस बोल्ट पे वैल्यू बता दोगे कि कितनी आएगी। क्लियर, सिमेट्रिक था तो इस पे सभी बोल्ट्स पे सभी पे तो नहीं आएगी खैर सेम, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो डिफर कर जाएगी। तो इस पे मैक्सिमम जो है ये क्रिटिकली स्ट्रेस्ड भी मेरे ख्याल से यही आपका बोल्ट आएगा। बाकी डायरेक्शन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट